आपके यूनिट 5 का है ये, हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल को यूज करके आप हीटिंग कैसे कर सकते हैं वो आप इसमें जानेंगे, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रिकल हीटिंग बोला है। समझ गए? कॉमनली आप लोग यूज करते होंगे घर पे, कभी इलेक्ट्रिकल हीटर है घर पे? किसके घर में? कॉइल वाला हीटर जो ऐसे होता है ना, तो वो एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल हीटिंग का। अच्छा, नॉर्मली एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? देखिए, कुकिंग, जो अभी मैंने पूछा वो कुकिंग वाला एप्लीकेशन हो गया, है ना, हीटर। स्पेस हीटिंग, स्पेस हीटिंग का मतलब घर में आप ठंड के मौसम में कभी आपने हीटर लगा ली तो वो आपका स्पेस हीटर है। लेकिन उससे भी थोड़ा सा लार्ज स्केल में होता है स्पेस हीटिंग। स्पेस हीटिंग मतलब इंडिया में तो नहीं होता है, बट नॉर्थ कॉन्टिनेंट्स जैसे यूरोप वगैरह में जो ठंड के मौसम में तो वो पूरा पूरा बर्फबारी वगैरह हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने कमरों में हम जैसे एसी लगाते हैं वो अपने हीटर्स लगाते हैं, उसको स्पेस हीटिंग बोलते हैं, मतलब कमरों को हीट करना। आर यू फॉलोइंग? वो एक एप्लीकेशन है। दूसरा इंडस्ट्रियल हीटिंग, हम खासकर ये तीसरा वाला एग्जाम्पल या तीसरे वाले इंडस्ट्रियल हीटिंग के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। मतलब इंडस्ट्री में कई जगह आपको हीटिंग करने का जरूरत पड़ता है, किसी को मेल्ट करना, किसी को हीट करना, किसी को जबरदस्ती, जैसे स्मिथी शॉप है फॉर एग्जाम्पल, स्मिथी में आप स्मिथी करने से पहले आप उसको हीट करके फिर वो करते हो, है ना। तो एक छोटी चीज है तो आप हाथ से गर्म कर दिया, उसमें रख दिया, वो हीट हो गया, निकाल के मार दिया। बट अगर कोई बड़ी चीज है जिसको आप हाथ से नहीं पकड़ सकते तो उसको पहले आप हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे, या फिर उसको थोड़ा सा पिघलने की अवस्था में लेकर आएंगे, फिर उस पर आप जो भी करना है वो करेंगे। समझ गए ना? तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस होंगे जहां पर आपको हीटिंग की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियल हीटिंग के एप्लीकेशन देखिए, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को मेल्ट करके फिर उसको पोर करके फिर आप कोई चीज बनाते हो, जैसे कोई मेटल से बनी हुई कोई ऑर्नामेंट हो या कोई मटेरियल हो, वो कैसे बनता है? मेटल स्क्रैप को लिया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसको फिल्टर करके उसको आप पोर करके, वो डाई होता है ना, उसमें पोर करके फिर आप वो बनाते हो। फिर उसके बाद हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। हार्डनिंग मतलब कोई चीज बन गया, जब वो नया नया बनता है तो बहुत सॉफ्ट और वो होता है कि भाई आप पकड़ते ही वो थोड़ा सा नरम महसूस हो सकता है, वो सब हो सकता है। तो उसको क्या करना है, आप जब मार्केट में रिलीज करने से पहले उसको आपको हार्ड करना है। तो हार्डनिंग और टेम्परिंग इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। तो ये दोनों चीजें आप एक पर्टिकुलर हीटिंग टेम्परेचर पे ही आप करते हैं। आर यू फॉलोइंग? ये फिर उसके बाद केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग मतलब ऊपर का लेयर ही हार्डनिंग करेंगे, आप अंदर नहीं करेंगे, इसके लिए एक पर्टिकुलर तरीका होता है। तो फिर ड्राइंग क्या होता है, कोई चीज आप खाने वाली चीज को अगर बेचना चाहें तो ड्राइड वाला जो है काफी दिन रुकेगा, ये जानते हैं ना सब लोग। थोड़ा गीला फूड जो है वो खराब हो जाएगा जल्दी, तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जैसे कोई बेल खरीदा आपने, कोई सेव वगैरह खरीदा, पैकेट्स में जो प्रोसेस्ड फूड आता है उसको फिर ड्राई भी करते हैं, उसके बाद ही वो पैकेट में डाला जाता है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट हो, गीलापन हो तो जल्दी खराब हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। फिर पैकेट में आप खोलेंगे, बताएंगे ये गीला गीला है, खराब है, आप फिर खरीदेंगे नहीं। तो ड्राइंग और फिर वेल्डिंग जानते हैं आप लोगों ने, देखा भी होगा वेल्डिंग। तो ये सारे इंडस्ट्रियल हीटिंग एप्लीकेशंस हैं। जब तक आप इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे आप इनको लाइव में नहीं देख सकते, लेकिन अभी आप जान सकते हैं कि ये क्या क्या है। एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिकल हीटिंग का? भाई हीटिंग आप लकड़ी जलाओ उससे भी हीटिंग कर सकते हो, है ना। दो मैकेनिकल बॉडीज को ऐसे ऐसे दबाओ तो फ्रिक्शन आएगा, फायर आएगा, उससे भी हीटिंग कर सकते हो। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल क्यों कर रहे हो? क्योंकि सबसे इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी
कम दाम में मिलता है आपको, तो हीटिंग इज चीपर, लेस कॉस्ट, मेंटेनेंस कम होता है, इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी आपके पास। फिर उसके बाद क्लीनलीनेस, इलेक्ट्रिकल में क्लीन होता है, अगर आप लकड़ी जलाओगे तो ऐश आएगा और कोई चीज करोगे तो कई दूसरा इफेक्ट आएगा। फिर एब्सेंस ऑफ गैसेस, कोई पोल्यूशन नहीं होता है ना। ईज ऑफ कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फैन को आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आप कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, आप फ्यूज लगा सकते हैं, एमसीबी वगैरह लगा सकते हैं और प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि भाई ज्यादा करंट आ गया, कोई चीज खराब ना हो, फ्यूज काम करेगा। अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर, आप जब इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे भाई, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो टेम्परेचर आएगा। कैसे, आप करंट फ्लो कराओगे आई और उस बॉडी में कुछ रेजिस्टेंस होगा आर, आई स्क्वायर आर से आपका हीट एनर्जी आएगा, और करंट को कंट्रोल करेंगे तो हीट कंट्रोल होगा और टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा। समझ में आ रहा है। फिर स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग से आप कुछ स्पेशल तरीके की हीटिंग भी कर सकते हैं, लाइक यूनिफॉर्मली चाहिए आपको हीटिंग तो कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चाहिए तो कर सकते हैं, सिर्फ एक पोर्शन में चाहिए तो कर सकते हैं, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स मतलब वुड को हीट करना है तो भी कर सकते हैं, प्लाईवुड को हीट करना है तो भी कर सकते हैं। आपको पता है प्लाईवुड जब बनता है, प्लाईवुड बनने के बाद मार्केट में रिलीज होने से पहले वो बहुत हीट होके आता है, क्योंकि आपको क्या पता कि कौन सा वुड आया, कौन से वुड से आपने बनाया, और बनाते बनाते आपके इंडस्ट्री में ही बर्फबारी हो गई, बाहर अंदर मॉइस्चर आ गया, बर्फ लकड़ी के अंदर घुस गया तो उसका लाइफ ही खराब हो जाएगा प्लाईवुड। तो इसलिए उसको पहले हीट करके और कवर करके फिर आपके पास भेजा जाएगा। खैर शॉप वाला जो है उसका वो नहीं करेगा, उसको कवर करके नहीं रखेगा, वो तो खुला खुला रख देगा और बेचेगा आपको खुला खुला। अगर उसमें कोई मॉइस्चर जम गया तो फिर आपका नुकसान होगा। आप ये चीज ज्यादा देखते नहीं हो, बट कंपनी वाला देखेगा, क्योंकि कंपनी जब भेजेगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके और भी ऐसे प्लाईवुड बिके, उसका बिजनेस उसको बढ़ाना है, तो वो हर इंपॉर्टेंट स्टेप को पूरा करके ही वो आगे बढ़ेगा। देन एफिशिएंसी हाई होता है इसका। भाई इलेक्ट्रिसिटी में वेस्टेज कम होता है बेसिकली। अगर आप फायर लकड़ी से जला के कर रहे हो तो आपको क्या पता कितना फायर उस मटेरियल में जा रहा है और कितना बाहर जा रहा है, तो इस तरह आप देखोगे तो हाई एफिशिएंसी होता है इसमें। और बेटर वर्किंग कंडीशन, नॉइस नहीं होगा, लॉसेस, रेडिएशन लॉसेस नहीं होंगे। अगर फायर से करोगे तो साथ में बहुत रेडिएशन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी है। इलेक्ट्रिसिटी से आप सेफ रह सकते हो ना, क्योंकि आप इतने सामान यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। वैसे हीट ट्रांसफर का मोड्स क्या क्या है आप जानते होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना। हीट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी, या कैसे कर सकते हैं, या तो कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हीटिंग, यहां से आपका मेन सिलेबस है। हीटिंग दो तरीके के एक्चुअली आता है, देखिए एक ये वाला एक ये वाला। ऊपर मतलब ये वाले स्लाइड में पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, नेक्स्ट स्लाइड में हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। तो ये बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हीटिंग होते हैं। यहां पर हम फ्रीक्वेंसी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ ही होता है, 50 हर्ट्ज, जानते हैं ना सब लोग। तो पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 हर्ट्ज है और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज किलो हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज में काफी अंतर है कि नहीं है ना। तो पावर फ्रीक्वेंसी में आपके दो टाइप ऑफ हीटिंग है, क्या क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग। आपके सिलेबस में रेजिस्टेंस है तो वो हम वही पढ़ेंगे, आर्क नहीं पढ़ेंगे। और रेजिस्टेंस में भी आपके पास तीन टाइप है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस, एक्सक्यूज मी, रेडिएंट हीटिंग। मतलब डायरेक्ट वाला कंडक्शन हुआ, इनडायरेक्ट वाला कन्वेक्शन हुआ, और रेडिएंट जो है रेडिएशन हुआ। ये है तरीका, ठीक है, हो गया।
क्या? हाँ, आर्क हीटिंग मतलब रेसिस्टेंस में आप क्या करते हो वो भी मैं एक बार डायग्राम दिखा दूंगा आपको चाहिए तो। आर्क हीटिंग मतलब आर्क से आप हीट करोगे। आर्क मतलब फायर टाइप की है, लेकिन लकड़ी वकड़ी से नहीं। जैसे आपने क्या किया, वेल्डिंग पता है ना आप लोगों को? वेल्डिंग में करते क्या है, पहले एक बार टच करते हैं, फिर थोड़ा दूर ले जाते हैं, तब आपका वेल्डिंग होगा। अगर आप टच करके रखेंगे तो वेल्डिंग नहीं होगा। ये लॉजिक पता है आप लोगों को? जब आप टच करते हो तो शॉर्ट हुआ, लेकिन जब आप निकाल दोगे तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, शॉर्ट के वक्त जितना हाई करंट फ्लो कर रहा है वो निकालने के बाद भी वो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, और वो करंट की तरह नहीं बल्कि वो स्पार्क की तरह फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। उसको हम स्पार्क को हम वेल्डिंग की तरह यूज करते हैं। सेम हीटिंग में भी यूज होता है। आप वेल्डिंग के बदले में अगर हीट करने के लिए स्पार्क यूज कर रहे हैं तो वो आर्क हीटिंग है और कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। इसमें दो टाइप है, एक इंडक्शन, एक डाइलेक्ट्रिक। आपके सिलेबस में रेसिस्टेंस हीटिंग है, इंडक्शन हीटिंग है और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। ये तीनों है, और ये दोनों जो है हाई फ्रीक्वेंसी टाइप के हैं। ठीक है। हो गया। देखो डायरेक्ट रेजिस्टेंस, मैं एक बार ना ये बस यहां पर बता रहा है कि क्या क्या होता है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द बॉडी टू बी हीटेड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस बॉडी को हीट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर दे दूंगा और इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है और इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, I²R, हीट को हीट हो जाएगा। वेरी सिंपल, सिंपल प्रिंसिपल है, समझ रहे हो? खैर इसको मैं सच में नहीं कर सकता क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात डायरेक्ट रेजिस्टेंस में ये है कि वो कंडक्टर होना चाहिए। अगर वो कंडक्टर नहीं है तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो I²R कहां से आएगा? समझ गए आप लोग? तो ये कंडक्टर के लिए होता है। ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिकल हीटर है, जो घर में आपने रेजिस्टेंस को कॉइल के रूप में ऐसे ऐसे करके उसको आपके हीटर के ऊपर रख दिया और उसके दोनों टर्मिनल्स पे आपने क्या किया, सप्लाई दे दिया, तो तुरंत देखिए वो येलो करके फिर थोड़ा सा रेड होके वो कंटिन्यूअसली हीट होते रहेगा। वो ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि उसका लाइफ खत्म हो गया है। देखो किसी का भी लाइफ होता है, वो कॉइल जो है, कॉइल के ऊपर हीट की वजह से कुछ लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं और वो लगातार ओपन है, एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर में कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस रेजिस्टिव बॉडी से केमिकली क्या कहते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से उस पर कुछ लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि उस कॉइल को खराब करके एक समय ऐसे आएगा कि कॉइल ब्रेक हो जाएगा। ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस। आप क्या करते हो, एक हीटिंग एलिमेंट यूज करोगे। जैसे अभी हीटर में एक हीटिंग कॉइल था ना, वैसे एक कॉइल यूज करोगे और उस कॉइल का जो हीट है वो आप जिस बॉडी को हीट करना है उसको पास करोगे। मतलब क्या कर रहे हो, यहां पर कन्वेक्शन है। पहले केस में आपने सीधा इसी को सप्लाई दिया तो कंडक्शन टाइप का हो गया। दूसरे केस में आप क्या कर रहे हो, एक दूसरा कॉइल ले रहे हो, उससे सप्लाई दे रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, उससे हीट जनरेट कर रहे हो, उस हीट को यूज करके दूसरे बॉडी को हॉट कर, मतलब ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये एक तरह से कन्वेक्शन टाइप का हो गया। रेडिएंट मतलब रेडिएशन, मतलब एक इनकैंडेसेंट लैम्प। आपको याद होगा येलो लैम्प्स आते थे पहले, अभी भी यूज करते हैं लोग, वो गर्म हो जाता है बहुत, होता है कि नहीं? तो उसको यूज करके आप किसी बॉडी को हीट कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल, बहुत कॉमनली आपने कभी पेटीज के डिब्बे देखे हैं? तो वो क्या करता है, देखने के लिए एक ओवन की जैसे
डब्बे में रखता है, लेकिन वो ओवन नहीं होता। वो क्या करता है, उसके अंदर एक येलो बल्ब लगा देगा, येलो वाली बल्ब, ध्यान से देखना, कोई छोटा मोटा पान शॉप वाला अगर होगा ना तो वो येलो बल्ब लगा देगा। और येलो बल्ब करता क्या है, यही जो रेडिएंट हीटिंग मैंने कहा, येलो बल्ब हॉट हीट प्रोड्यूस करेगा। वो जब आप उसको ऑन करेंगे उसके चारों तरफ हीट आएगा। तो उसने एक बंद डिब्बे में येलो बल्ब लगा के छोड़ दिया, और वो हीट वहीं के पेटीज वगैरह या जो भी आप अंदर रखोगे वो हीट लेकर वो थोड़ा गर्म रहेंगे। ये थोड़ा देसी तरीका है हीट करने का। उसने क्या किया, ओवन के जैसे डिब्बे में ऐसे रख के उसने बहुत पैसे बचा लिए ओवन ना खरीदने से। बट कुछ लोग होते हैं जो बड़े वाले होते हैं, वो तो ओवन लगा के वो करते हैं। आर यू फॉलोइंग? तो ये होता है नॉर्मली वेट पेंट्स। कहीं आपने किसी बॉडी को वेट पेंट तो वेट होता है जब आपने किया, उसको तुरंत आपको ड्राई करना है, तो बल्ब उसके ऊपर आप फिक्स कर दो, बिल्कुल उसके नीचे आपने वो बॉडी रख दिया जिसको आपने पेंट किया, तो थोड़ी देर में वो अपने आप ड्राई हो जाए। तो ये एक और देसी एग्जाम्पल है क्या करते हैं आप बल्ब से कर। रेडिएंट हीटिंग का एग्जाम्पल है। आर्क हीटिंग में मैंने कहा आर्क इज ड्रॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। मैंने कहा ना पहले ही 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं हाई टेम्परेचर पर, और एक बार आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स को थोड़ा दूर कर दिया तो इन दोनों के बीच में आर्क आएगा, और वहां पर आपने कोई बॉडी लगा दी तो वो हीट हो जाएगा। इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट, इंडक्शन हीटिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल आप यूज करेंगे, उससे आप हीटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रियलाइज्ड इन द चार्ज टू बी हीटेड। मतलब अगर इस बॉडी में आपको हीट, इस बॉडी में हीट करना है तो इस बॉडी में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस कराएंगे, तो क्या होगा, द इंड्यूस्ड करंट्स इन दिस बॉडी, इंडक्शन की वजह से वोल्टेज और करंट इंड्यूस होंगे ना, तो वो वाले करंट्स I2R लॉस को डेवलप करेंगे और हीट करेंगे। रेजिस्टेंस केस में और इस केस में फर्क क्या था, रेजिस्टेंस केस में तो आप सीधा कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन इंडक्शन केस में आप किसी दूसरे बॉडी से इस बॉडी में इंडक्शन प्रिंसिपल के द्वारा ईएमएफ और करंट इंड्यूस करके उस करंट के माध्यम से आप I2R हीट जनरेट कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया? डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में भी आपने I2R की बात करी, लेकिन वहां तो आपने सीधा टर्मिनल को इस बॉडी को जोड़ दिया था, तो ऑब्वियसली करंट इसमें सीधा सीधा जाएगा। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंडक्शन हीटिंग में क्या होगा, आप ट्रांसफॉर्मर याद है ना, ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में आपने सप्लाई दिया, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो हुआ, सेकेंडरी में ये लगा दो, प्राइमरी में सप्लाई दे दो, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा और ये हीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? खैर सच में ये तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो यहां भी आपको एक कंडक्टिंग या मैग्नेटिक मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस डायरेक्ट रेजिस्टेंस और इंडक्शन? इनडायरेक्ट इंडक्शन भी ऐसे ही कुछ है, वो बाद में देखेंगे। तो रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है? इट इज प्योरली बेस्ड ऑन I2R, R और I के बेस पर है। यही तो मैं समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये एप्लीकेशन देखिए, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। भाई मेटल को हीट ट्रीटमेंट करना है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी हार्ड, कभी सॉफ्ट, कभी मतलब लेयर को, ऊपर वाले लेयर को साफ करना है, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। फिर ड्राइंग ऑफ पॉटरीज। पॉटरी मतलब पॉट, पॉट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मटका है ना। मटके जब बनते हैं वो तो मिट्टी से बनते हैं, जब बनाएगा आदमी गीला गीला होता है, उसके बाद वो क्या करेगा, धूप में रखेगा। अदरवाइज अगर बड़ा मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्री है, तो वो क्या करेगा, वो हीट करेगा, उसको सप्लाई दे देगा या कुछ इस तरह का इंतजाम करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस का, हीटिंग का एक इंतजाम करेगा ताकि वो ड्राई हो जाए और सूख जाए, ताकि वो मतलब मजबूत रहे। बेकिंग ऑफ पॉटरीज, बेकिंग भी एक्चुअली वही चीज होती है। स्टोविंग ऑफ इनेमल्ड वेयर। आपने कभी इनेमल कोटिंग देखा है? बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स में
शाइन के लिए इनामल पेंट डाला जाता है, शाइन के लिए और देखने में बहुत सुंदर लगने के लिए। गिफ्ट आर्टिकल्स, जैसे घर में कोई चीज आप अपने शेल्फ में लगाना चाह रहे हैं, कोई लाफिंग बुद्धा है, इस तरह की चीजों में ना एक इनामल कोटिंग डालते हैं, वो शाइन देता है और अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे इनामल कोटिंग्स वगैरह वगैरह के लिए आप स्टोविंग मतलब हीट करके उसको ड्राई करते हो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कमर्शियल एंड डोमेस्टिक कुकिंग। कुकिंग में कहाँ यूज होता है? एक तो हीटर बोला है हमने, एक ये, और दूसरा सोलर हीटर नहीं। बिस्किट्स बेक करेंगे ना आप, अगर कोई इंडस्ट्री है आपके पास तो ओवन्स होते हैं, रेजिस्टेंस ओवन्स, और कोई बेकरी में जाएंगे तो भी आपको रेजिस्टेंस ओवन मिलेंगे बड़े बड़े, तो वो कमर्शियल और डोमेस्टिक कुकिंग एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस का डायग्राम देखिए, बहुत सिंपल है। उसके अंदर जो, उस बॉडी के अंदर जो चार्ज करके लिखा है ना, राइट साइड देखिए, चार्ज है ना, चार्ज इज द मटेरियल यू वांट टू हीट, चार्ज इज द मटेरियल यू वांट टू हीट। तो आपने क्या किया, उस चार्ज में सप्लाई दे दिया, वही तो मैं कह रहा था, ये चार्ज है, ऊपर से और नीचे से इसको सप्लाई दे दो, ये अपने आप हीट हो जाएगा। तो वो भी ऐसे ही होगा, देखिए इलेक्ट्रोड्स है दो, इलेक्ट्रोड्स को आपने सप्लाई दिया, इलेक्ट्रोड्स कंडक्टर्स होते हैं, करंट फ्लो करेगा अंदर, चार्ज के अंदर से फ्लो करेगा, फिर नेगेटिव से बाहर आ जाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली आपका करंट फ्लो कर रहा है, आई स्क्वायर आर लॉस आएगा, हीट होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, वाटर हीटर आपने देखा है, जो वाटर कॉइल आप पानी में लगाते हो, वो भी एग्जांपल, इमर्शन रॉड। तो इसका ये सब थियोरी है, देखिए ये सब थियोरी है, इसका इतना मायने नहीं है, बट ये आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। समझ गए कि नहीं? डायग्राम समझना है आपको मेनली, समझ गए योगेश? ऊपर दिखा रहे हैं तिमरनी वालों को, दोनों दिखा रहे हैं ना, तिमरनी आप लोग, आपको दिख रहा है ना? देख लेना रेस्पॉन्ड अगर करेंगे। तो ये डायरेक्ट हीटिंग हो गया। अच्छा, इसको एक काम करता हूं मैं, बड़ा कर दूं, तब से हमने किया ही नहीं। शायद आपको छोटा दिख रहा होता, ठीक है। डायरेक्ट डार्क लग रहा है आपको? डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है ये। और हाई रेसिस्टिव पाउडर करके लिखा है राइट साइड में, ऊपर और नीचे लिखा है चार्ज। रेसिस्टिव पाउडर एक डालते हैं ताकि थोड़ा कंडक्शन जो है वो बेटर हो जाए, हीट भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, निकाल दो। आगे बढ़े। इनडायरेक्ट में देखो डायग्राम, आपने क्या किया, सीधा चार्ज में नहीं लगाया, चार्ज दोनों साइड है, आपने क्या किया, बीच में एक पोर्शन को खाली करके उसमें कॉइल लगाई, उसको हीट किया, और उस हीट से आपका चार्जिंग होगा, चार्ज को हीट करेंगे आप दोनों साइड। ये है इनडायरेक्ट, समझ गए? इज इट ओके? चाहिए तो इसका भी लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम, बहुत सिंपल डायग्राम्स हैं। मैं भेज दूंगा।
तो मैं चला दूं फिर ऐसे ही बिना रुके, पीपीटी में भेज दूंगा तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया। और रेडियंट हीटिंग में एक्चुअली ये देखिए, ये रेजिस्टेंस फर्नेसेस है, फर्नेस और ओवन बात एक ही है। एक बंद जगह में आप रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को यूज करके हीट करके आप कोई भी चीज को हीटिंग करेंगे तो वो फर्नेस या ओवन बन जाएगा। लो टेम्परेचर वालों को ओवन बोले हुए और हाई टेम्परेचर को फर्नेस बोलोगे, बस और कुछ नहीं। इसमें हीटिंग चैम्बर की बात आती है जिसके अंदर, खैर ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, एक हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट मतलब जैसे हीटर कॉइल है ना आपका, वो कौन सा एलिमेंट है, क्या मटेरियल यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब है इसमें। रेडियंट हीटिंग ये तीसरा है। एक डायरेक्ट देखा आपने, एक इनडायरेक्ट देखा और एक रेडियंट। एक्चुअली रेडियंट के लिए स्पेसिफिकली कोई डायग्राम नहीं होता है, बिकॉज रेडियंट में यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हीट सोर्स एंड जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ अ बॉडी विच इज टू बी हीटेड। इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल बोला था ना, बल्ब को आप सीधा सीधा एक पेंटेड बॉडी के सामने रख दो, इसमें आप डायग्राम क्या ड्रॉ करोगे, है ना। सो इट इज नॉट अ स्पेशल मशीन where you are trying to create a radiant heating method. It's a simple technique where you are trying to use the heat of a simple bulb जो हवा में रेडिएट हो रहा है, उसको आप यूज करके उसके आसपास का कोई भी मटेरियल को हीट कर सकते हैं। समझ गए? ये आर्क है, ये वाला देखिए आर्क, आर्क वाला देखिए। रेजिस्टेंस हीटिंग में आपने अंदर, चार्ज के अंदर आपके इलेक्ट्रोड चले गए थे, यहां पर बाहर रहेंगे और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को पास लेके फिर दूर ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो आर्क प्रोड्यूस करेगा और उस आर्क से आपका चार्ज हीट होगा। समझ गए? ये एक और है, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आप सीधा आर्क को चार्ज के अंदर होने देते हैं और इनडायरेक्ट में चार्ज के ऊपर होने देंगे। सेम कंडक्शन कन्वेक्शन टाइप का ही है, एक जगह आर्क हीट प्रोड्यूस करेगा और वो हीट आपका चार्ज तक पहुंचेगा। देखा डिफरेंस? समझ में आया? एक सीधा अंदर जा रहा है, एक ऊपर रहेगा और उसके हीट से आपका चार्ज हीट होगा। ठीक है? फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब नेक्स्ट आ गए हम, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग 1। ये जो पहले वाले हैं रेजिस्टेंस और आर्क, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है एक्चुअली, लेकिन इसमें जो अगले हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए वहां पर पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम। 50 हर्ट्ज कांस्टेंट रहेगा और आपका काम हो जाएगा। यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं और आपका हीट भी बदल सकते हैं। वहां पर आपने सीधा सीधा रेजिस्टेंस से आपका हीट को कंट्रोल किया, आपने रेजिस्टेंस बढ़ा के घटा के, करंट को बढ़ा के घटा के आपने किया। यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हीट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी हीटिंग का नाम दिया है। मतलब ये, इसमें फिर दो तरीके हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी हीटिंग जिसमें इंडक्शन हीटिंग आता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग जिसमें डाइलेक्ट्रिक और एडी करंट हीटिंग आता है ना। और ये सब आपके सिलेबस में है। ठीक है? तो इंडक्शन में भी फिर अगेन 3 टाइप के हैं। क्या क्या लिखे हैं? दिख रहा है? डायरेक्ट कोर टाइप, इनडायरेक्ट कोर टाइप और एक कोरलेस। और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी में एडी करंट और डाइलेक्ट्रिक। This makes use of currents induced by the induction principle। मैंने पहले ही कहा है, इंडक्शन प्रिंसिपल क्या है? फैराडेस लॉ। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में आपने करंट इंड्यूस किया,
करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट से आप I²R हीट जनरेट कर रहे हो, तो ये इंडक्शन के द्वारा आया हुआ हीट है, इसलिए उसको इंडक्शन हीटिंग बोलते हैं। आप डायरेक्टली कंडक्शन से नहीं कर रहे हैं यहां पर। इज ओके? ये देखो डायग्राम दिख रहा है राइट में, ट्रांसफॉर्मर मैंने एग्जांपल दिया था, तो आप देखो ट्रांसफॉर्मर का कोर मान लो, उसको बीच में ऐसे वाला ये कोर है, एक तरफ प्राइमरी है, दूसरी तरफ सेकेंडरी है। तो प्राइमरी साइड आपने कॉइल रखा, सेकेंडरी साइड आपने हीटिंग के लिए कुछ रखा है। सिंपल लॉजिक है। प्राइमरी में आपका पावर सप्लाई देंगे आप, प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स सेकेंडरी में फ्लो करेगा, और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा, और उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, और वो हीटिंग कंटिन्यू होगा। समझ गए? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल इंडक्शन प्रिंसिपल है, तो आप उसी इंडक्शन प्रिंसिपल को बेस करके आप हीटिंग कर सकते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल यहां पर दिखाया हुआ है। ये कोर टाइप है, इसमें आपने एक कोर लिया है, कोर, ठीक है। ये बिल्कुल कोर टाइप फर्नेस ऑपरेट लाइक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, मैंने वही बताया आपको कि ट्रांसफॉर्मर के जैसे ऑपरेट करता है। प्राइमरी में आप मेन सप्लाई देंगे, और चार्ज जिसको हीट करना है आप सेकेंडरी में लगाएंगे, और मैग्नेटिक कोर होगा, दिख रहा है मैग्नेटिक कोर, बस इसका एक और वो है, देखिए मैंने किसी बुक में एक तरह से दिया हुआ है, किसी बुक में एक तरह से दिया हुआ है, तो 2 अलग अलग बुक्स का मैंने आपको दिखा दिया। ये मत सोचना कि ये इस तरफ है तो ये प्राइमरी हुआ, नहीं, आपका हीटिंग लोड जो भी है हमेशा वो सेकेंडरी में ही होगा। तो जिस तरफ हीटिंग लोड है वो सेकेंडरी हुआ, और अगले साइड आपका प्राइमरी में। समझ में आ रहा है? ये सब डायरेक्ट है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स का मतलब कमियां हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमियां है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या बता रहा है सेकंड पॉइंट, इट सफर्स फ्रॉम पिंचिंग इफेक्ट। पिंचिंग, इसमें आपका पिंचिंग इफेक्ट होगा। क्या होगा? कोई चीज आप हीट कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कई सारी जगह पर, या घर पे भी कोई चीज पका रहे हो, हीट करते वक्त, गर्म करते वक्त अंदर कुछ होल्स जैसे फॉर्म होंगे। जब वो उबल रहा है, जब वो गर्म हो रहा है, थोड़ा सा नरम या मुलायम हो गया वो पूरा, तो अंदर से अंदर कुछ होल्स फॉर्म हो जाएंगे। समझ गए? अगर आप एक फ्लैट बॉडी में आप कर रहे हो तो होल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर होल फॉर्म हो गया तो आपका सेकेंडरी सर्किट जो भी है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। तो सेकेंडरी सर्किट को कंटिन्यूअस रखने के लिए आपको ये होल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसको बंद करना है। ये होल्स फॉर्म होने का इफेक्ट को हम पिंचिंग इफेक्ट, मतलब एक तरह से आपने नीचे से उसको पिंच किया। पिंच करना मतलब नोचना। नोचा तो एक छोटा सा खिंचाव आएगा, खिंचाव से एक होल क्रिएट होगा। समझ गए? इस इफेक्ट को नलिफाई करना है, वरना क्या होगा, पिंचिंग इफेक्ट से एक होल फॉर्म हो गया तो मैंने अभी बोला है कि ओपन सर्किट हो जाएगा वो सेकेंडरी वाला। उसको वो करने के लिए आप एक वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस यूज करेंगे। थोड़ा देखने के लिए बहुत क्लमजी और बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उसका वर्किंग बहुत सिंपल है। वर्किंग बहुत सिंपल है। देखिए चार्ज कहां है वो दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड वाला देखिए बहुत राइट हैंड वाला थोड़ा सा
ज्यादा सिंपल है, बट लेफ्ट हैंड वन इज द राइट वन। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है, सिंपलनेस भी है। लेफ्ट हैंड वन में चार्ज देखिए कहां रखा है ना, और सबसे ऊपर क्या लिखा है देखिए, डोर। तो आप उसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है, और उसके अंदर आपका चार्ज मतलब जो हीट करना है वो डालेंगे, चाहे लकड़ी हो, चाहे मेटल हो, चाहे कुछ भी हो, और उसको फिर बंद कर देंगे। समझ गए? ये पूरा एक जग जैसा है, जग, उसमें आप कुछ भी डालो और जब चाहे तब निकालो, और ये पूरा बॉडी जो है ऐसे हिल सकता है, पूरा जो वी कर्व वाला बॉडी है ना नीचे, आप उसको हिला सकते हो। और ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको, जैसे जग में थोड़ा सा एक जगह नहीं होता जहां से आप पानी डाल सकते हो, वो ऐसी वाला जगह है। तो आप उसको उसके ढक्कन को बंद करके आप उसको अगर ऐसे उठाएंगे नीचे से एक मोटर के सहायता से, ये छोटे मोटे नहीं होते, ये इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट से आप उसको अगर एक बार ऊपर उठाएंगे तो अंदर मोल्टन मेटल रहेगा, क्योंकि आपने चार्ज डाला, हीट होगा, मेल्ट होगा, उसको आप कैसे निकालोगे? फिर हाथ से थोड़ी निकालोगे, फिर आप उसको पूरा टिल्ट करोगे और उस लेफ्ट हैंड साइड में से आपका मेटल जो है बाहर आएगा। अच्छा, इसमें खासियत क्या है? पिंचिंग इफेक्ट को आप बंद कर रहे हो। कैसे? ये जो चार्ज है वो ये जो वी टाइप नहीं दिख रहा है बीच में, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का नाम है ना, उसके बीच में व्हाइट जगह जहां भी है वहां चार्ज आएगा, वहां हीट होके फिर ऊपर जाएगा, फिर चार्ज आएगा, फिर हीट होके ऊपर जाएगा, क्योंकि जब हीट होता है तो लेयर ऊपर आएगा, ये पता है आप लोगों को। इसलिए ऊपर का जो हिस्सा है वो हॉट होगा और अंदर जाते जाते थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, तो नीचे हीट होगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो बीच वाली जगह है वो एक वी शेप में है। तो कभी भी अगर ये पिंचिंग इफेक्ट का क्रिएट हुआ तो होल क्रिएट हुआ, तो आपने क्या किया, यहां पर वी लगाने से हमेशा जब भी पिंचिंग इफेक्ट से होल क्रिएट होगा, होल क्रिएट होते ही उसके बगल में थोड़ा बहुत जो बचेगा, बचना क्या, उसके बगल में जो है वो इधर आएगा। ये ग्रेविटी बोलते हैं इफेक्ट, सिंपल। भाई जब आपने ऐसे रखा है ना, आपने ऊपर से एक चम्मच निकाल दी तो बाकी जो है नीचे जाएगा कि नहीं? तो ग्रेविटी से नीचे जा रहा है कि नहीं? ऐसे वाले में है ना। तो ऐसे रखने का फायदा यही है, वी शेप रखने का फायदा यही है। तो जो पिंचिंग इफेक्ट का इफेक्ट था वो अब बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब थोड़ा सा होल क्रिएट हुआ, वो होल फिर दोबारा तुरंत वहीं का वहीं भर जाएगा, तो उससे आपका पिंचिंग इफेक्ट नहीं होगा और ओपन सर्किट नहीं होगा आपका सेकेंडरी साइड। समझ गए? इसका नाम है, सबसे पहला पॉइंट में लिखा है, देखिए, अजैक्स यात। अजैक्स यात वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस। वर्टिकल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वी शेप में ऐसे बना हुआ है कोर इसका। अजैक्स यात जो है वो एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट का नाम है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट वाले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर वी चैनल है और नैरो है। देखो ड्यूरिंग पिंच इफेक्ट, थर्ड पॉइंट देखो, ड्यूरिंग पिंच इफेक्ट बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द चार्ज, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द चार्ज, कोई भी वॉइड मतलब कोई होल क्रिएट हुआ, दैट विल बी फिल्ड अप विथ द चार्ज अगेन। एक जगह अगर पिंच की वजह से एक जगह होल आ गया तो उसके आसपास का जो वो मोल्टेन चार्ज मेटल है वो आ जाएगा उसको। उसी का एक और डायग्राम मैंने दिखाया है, ठीक है। ये आपके पास नहीं है, ये जरूरत नहीं है। देखो यही एडवांटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो वही है, नो पिंच इफेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है।
इनडायरेक्ट में क्या है, सेम, आप उस बॉडी में हीट नहीं प्रोड्यूस करेंगे बट कॉइल में प्रोड्यूस करेंगे और उस हीट से आप बॉडी को हीट कर रहे हैं, समझ गए। तो इसमें प्राइमरी एक साइड, सेकेंडरी एक साइड है, देखिए आप, और बीच में आपका बॉडी रखा जाएगा और वो बॉडी आपके सेकेंडरी के हीट से हीट हो जाएगा। कोरलेस, एक्चुअली कोरलेस बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अगर कोर नहीं है तो प्राइमरी और सेकेंडरी है बस, कोर नहीं है, तो क्या होगा बताओ, हाँ बताओ बताओ जोर से। मैग्नेटिक पाथ नहीं होगा तो फ्लक्स बहुत लॉस होके थोड़ा बहुत ही फ्लक्स सेकेंडरी में पहुंचेगा, तो थोड़ा ही वोल्टेज इंड्यूस होगा, थोड़ा ही करंट फ्लो करेगा और सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही होगा, बहुत लॉसेस हो जाएगा, फ्लक्स लीकेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कोरलेस है। एडी करंट, एडी करंट हीटिंग, ये थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी टाइप है। इंडक्शन हीटिंग जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है और एडी करंट आगे जो जा रहे हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी है। यहां पर चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैरिंग कॉइल। एक बड़ा कॉइल आप लोगे, इसमें करंट सप्लाई दोगे और इस कॉइल के बीच में से आप हीटिंग एलिमेंट रखोगे। So by induction principle, eddy currents are set up in the charge and then heated up. Actually इसको eddy current heating इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए eddy current लॉस होता है एक हीट की तरह, उस लॉस का जो हीट है उसी को यूज करके आप एलिमेंट को हीट कर रहे हैं, इसलिए इसको eddy current heating बोलते हैं। और दिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर और एफ इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हीटिंग मेथड्स हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लॉस बढ़ेगा, मतलब हीट भी बढ़ेगा। अगले डायग्राम देखिए, इसमें आपको ठीक से समझ में आएगा। देखिए बीच वाले दोनों देखिए एक बार, समझ रहे हो क्या हो रहा है, हीट कैसे कर रहे हैं। एक बड़ा मोटा सा कॉइल है, उसको सप्लाई दे रहे हो और उस कॉइल के बीच में एक रॉड लगा दी जिसको हीट करना है, हो गया हीट। ये होता है एक्चुअली एडी करंट हीटिंग, मतलब प्रैक्टिकल फिगर है ये जो इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस हीट, ये जो हीट है ये कितना बॉडी के अंदर घुसता है। मैंने ऊपर लिखा है एडी करंट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब ये एडी करंट्स और इसका हीट कि जिस बॉडी को आप हीट कर रहे हो उसमें कितने अंदर तक जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज्यादा जाएंगे उतना फायदे में है आप लोग। ये समझ में आया, ये और ये एक्चुअली यही चीज को मैंने 4-5 तरीके में आपको दिखाया, एक ही चीज है, सारे एडी करंट हीटिंग के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, समझ गए। ये देखिए डी एक्सप्रेशन देखा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 पाई अंडर रूट रो म्यू आर एफ। ये डी क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कि कितने डेप्थ तक आपका हीट एक्चुअली अंदर तक जाएगा, वो फॉर्मूला, ठीक है। यहां रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये क्या है, देखो
जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं लाइक वुड, प्लास्टिक और ऐसे चीजों को आपको हीट करना है तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज किया जाता है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? कंडक्टर्स को हीट करने के लिए एडी करंट, इंडक्शन, रेजिस्टेंस ये सब है, बट नॉन कंडक्टर्स को हीट करने के लिए क्या है? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, ये देखो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हमेशा वो लेफ्ट वाला डायग्राम देखिए। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक सप्लाई ऊपर और नीचे, और इन दोनों के बीच में आपने वो सामान लगा दिया जिसको हीट करना है, वुड हो, प्लास्टिक हो, पीवीसी हो या जो भी हो। ठीक है, कैपेसिटर जानते हो ना आप लोग, दो प्लेट का कैपेसिटर, तो वही लॉजिक है कि दो प्लेट्स में रखूंगा, ऊपर से पॉजिटिव नीचे से नेगेटिव दूंगा और दोनों के बीच में आपका चार्ज को लगाऊंगा जिसको हीट करना है, तो वो हीट हो जाए। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के एप्लीकेशंस हैं। मैंने बोला प्लाईवुड बोर्ड्स, उसके बाद सैंड कोर्स, सैंड कंडक्टर तो नहीं है तो सैंड कोर्स को हीट करने के लिए आप ये यूज करते हो। फिर प्लास्टिक मोल्ड्स, कंपाउंड्स, ड्राइंग ऑफ टोबैको इन मेकिंग सिगरेट्स और बेकिंग ऑफ बिस्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सूइंग, डिहाइड्रेशन ऑफ फूड बिफोर सीलिंग इट इन एयर टाइट, फिर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ऑयल एमल्शंस एंड सो ऑन। तो ये आपके डाइलेक्ट्रिक के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है।